सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल आज उसी राजनीतिक स्थिति में फंस गए हैं जिसमें आज से 12 साल पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित फंसी थी। समय का चक्र देखिए, 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब शीला दीक्षित की सरकार को 15 साल पूरे हो चुके थे। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और दिल्ली का आम आदमी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुका था। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली में बहुत काम हुआ है। उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए एक नई क्रांति बनकर आए और उन्होंने वादा किया कि वो दशकों पुरानी इस घिसी पिटी राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देंगे। लोगों को यह बात बड़ी अच्छी लगी कि केजरीवाल उस समय यह कहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे और एक आम आदमी की तरह रहेंगे और दिल्ली के लिए एक आम आदमी की सरकार जो है वो चलाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का जब नाम रखा तो वो भी आम आदमी पार्टी रखा। दिल्ली के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक व्यक्ति ऐसा आया है जो कहता है कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो नेताओं की तरह नहीं दिखता, जो नेताओं की तरह बात नहीं करता, जो नेताओं से बड़ा अलग है। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो कहता है कि इस दशकों पुरानी घिसी पिटी राजनीतिक व्यवस्था को हम तोड़ देंगे और आम आदमी को सबसे ज्यादा महत्व मिलना शुरू हो जाएगा। एक नई प्रकार की राजनीति वो शुरू करेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करके उन्हें यहां ले आई। इस नई क्रांति के विचार ने शीला दीक्षित की सरकार को 15 वर्षों के बाद सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। लेकिन जो 15 वर्ष पहले शीला दीक्षित के साथ हुआ था, आज उसी का डर केजरीवाल को भी सता रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12 साल में ही केजरीवाल की दिल्ली में जो क्रांति है वो अधूरी रह जाएगी और वो इस बार हार सकते हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये तो वैसे दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल हारेंगे या जीतेंगे। अगर जीतते हैं तो चौथी बार सरकार बनाकर वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, इतिहास रच देंगे। अगर हारते हैं तो बीजेपी की वापसी भी बड़ी ऐतिहासिक होगी। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल अगर हार जाते हैं तो क्या केजरीवाल जिस क्रांति के वादे के साथ आए थे, आपने कभी सोचा है उस क्रांति का क्या हुआ? जिस क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता लेकर आई थी बड़े जोर शोर से, उस क्रांति को तो हम भूल ही गए। और यह क्रांति क्या अधूरी रह जाएगी? क्या यह क्रांति अब समाप्त हो चुकी है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 बड़े एग्जिट पोल्स में यह अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी को दिल्ली की 70 सीटों में से 39 से 47 सीटें मिल सकती हैं। यह एग्जिट पोल्स का अनुमान है। ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार 23 से 31 सीटें ही मिल पाएंगी और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। यह निष्कर्ष है सारे बड़े एग्जिट पोल्स का। इसके अलावा सारे एग्जिट पोल्स यह बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10% बढ़ सकता है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% कम हो सकता है। पोल ऑफ पोल्स में जब हमने पूरा हिसाब किताब लगाया सारे एग्जिट पोल्स का, तो उसका निष्कर्ष यह निकला कि इस बार बीजेपी को 48% वोट मिल सकते हैं। यानी बीजेपी का जो वोट बैंक है वो 48% तक ऊपर जा सकता है। आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अब इसका मतलब समझिए, बीजेपी को पिछली बार 38% वोट मिले थे और अनुमान है कि इस बार उसे 48% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। यानी 10% का जो जंप है यह बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी 38 से 48% पर चली जाएगी। आम आदमी पार्टी को पिछली बार 53.5% वोट मिले थे और इस बार उसे 10% कम वोट मिल सकते हैं और उसका वोट शेयर रह जाएगा 42-43% के आसपास। तो इसका मतलब यह है, एग्जिट पोल्स का जो इस समय जो हिसाब किताब आ रहा है वो ये कहता है, देखिए बड़े स्क्रीन पर आप जरा देखिए एक बार,
एग्जिट पोल जो टोटल सीट दिखा रहे हैं वो देखिए यही है। बीजेपी 39 से 47, आम आदमी पार्टी 23 से 31 और कांग्रेस पार्टी 0 या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है भारत की राजधानी दिल्ली में। कांग्रेस की हालत देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी शायद ना खुले इस बार, और अगर खुल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा 1 सीट। यहां आप ये भी देख सकते हैं कुल सीट हैं 70 दिल्ली की विधानसभा में, और 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी कम से कम 39, ज्यादा से ज्यादा 47 तक जा सकती है। अब ये क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी की सीटें तो आ रही हैं 23 से 31, लेकिन अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो 10% गिरने के बाद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अभी भी 42-43% के आसपास अभी दिख रहा है। सोचिए, पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर 38% था, उससे भी 4% ज्यादा अब 10% गंवाने के बाद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इस समय दिख रहा है। तो जो स्थिति आपको दिख रही है, आम आदमी पार्टी का जो 10% वोट है यह बीजेपी में जाकर मिल गया। ऐसी स्थिति में संभव है कि बीजेपी दिल्ली की 70 में से 50 सीटों को भी जीत सकती है, क्योंकि 10% वोटों के स्विंग होने से सीधे सीधे 45 से 50 सीटों के समीकरण बदल जाएंगे। और पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 53% वोटों के साथ 70 में से 62 सीटें जीती थी, और बीजेपी ने 38% वोटों के साथ सिर्फ 8 सीटें जीती थी। हालांकि यहां पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड के चुनाव में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, और लोकसभा के चुनाव में भी एग्जिट पोल्स का अनुमान गलत निकला था। इसलिए इतनी गुंजाइश आप छोड़कर चलिएगा कि हो सकता है इस बार भी एग्जिट पोल्स गलत ही साबित हो जाएं। कौन जानता है कि दिल्ली की जनता ने क्या कहा है, उनका मूड क्या है। एग्जिट पोल्स तो कहते हैं कि बीजेपी आ रही है, लेकिन हो सकता है कि एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो जाए। बड़ी बात यह है कि अब जो एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 50 सीटें आ सकती हैं, क्या 8 सीट से सीधे 50 सीट पर पहुंच जाना, इतनी बड़ी जंप बीजेपी लगा सकती है? इतनी बड़ी छलांग 8 सीट से सीधे 50 सीट, और केजरीवाल के पास इतनी सीटें हैं। पिछली बार 62 सीटें थी, 62 से भी कितनी भी गिर जाएं, 25 सीटें भी अगर आप केजरीवाल की कम कर लेंगे, तब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। तो क्या दिल्ली की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल ही उखड़ गई है? उखड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 42% वोट शेयर तो एग्जिट पोल भी दिखा ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। तो 42-43% मतलब अच्छा वोट शेयर है। बीजेपी का तो 38% ही था पिछली बार, लेकिन 42% वोट शेयर के बाद भी केजरीवाल अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2013 और फिर 2015 का विधानसभा चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों से नहीं जीता था। आज थोड़ा सा पुराने जमाने में जाने का समय है। उस समय केजरीवाल क्यों जीते थे? तब तो उन्होंने मुफ्त में कुछ नहीं दिया था। ये मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं था। उस दौर में 2013 में और 2015 में उस समय लोगों ने केजरीवाल के इस क्रांतिकारी मॉडल को बड़ा पसंद किया था, जिसमें वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात कहते थे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात कहते थे। जब वो एक छोटी गाड़ी में चलकर आते थे, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकाम रहे, ना तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को बदला, ना अपनी नेतागिरी को बदला, ना उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार को बदला। तब जब 2020 का चुनाव आया, तब तक अरविंद केजरीवाल समझ चुके थे कि वो भी बाकी नेताओं की तरह ही बन चुके हैं। उनकी पार्टी भी अब बाकी पार्टियों की तरह बन चुकी है। उन्होंने भी ऐसे नेताओं से और ऐसे उद्योगपतियों से हाथ मिला लिया है जिनके बारे में किसी जमाने में वो ये कहते थे कि मैं इन्हें एक्सपोज कर दूंगा। और ये तब की बात है जब केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियों का नया बिजनेस मॉडल लेकर आए, और वर्ष 2020 का चुनाव उन्होंने पूरी तरह से मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे जीता, और दिल्ली की जनता ने मुफ्त की रेवड़ियां खाई और वो क्रांति को भूल गए। आज पूरे देश को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि क्या पूरा देश, खासतौर पर पंजाब के लोग, खासतौर पर दिल्ली के लोग,
क्या इस क्रांति को भूल चुके हैं जिस क्रांति का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था? और अगर भूल चुके हैं, उन्हें यह बात पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, इस शनिवार को इस बात पर भी यह जनमत संग्रह होगा कि उस क्रांति का क्या हुआ। क्या वो क्रांति समाप्त हो चुकी है या उस क्रांति से लोगों को अभी भी कुछ उम्मीद बची है? अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में खराब हवा, खराब पानी, खराब सड़कें और विकास न होने से लोगों ने यह किया है कि वो मुफ्त की रेवड़ियां तो लेंगे, लेकिन इसके लिए वो आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को चुनेंगे। अगर एग्जिट पोल सही हैं तो इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां तो चाहिए, लेकिन इस बार केजरीवाल से नहीं चाहिए, इस बार मोदी से चाहिए। और दिल्ली की जनता यह चाहती है कि रेवड़ियां भी मिलती रहें, बिजली पानी का बिल भी माफ हो, बसों में किराया भी माफ हो जाए, बाकी पैसा भी आता रहे और साथ में दिल्ली की सड़कें भी सुधरें, दिल्ली की हवा भी सुधरे और दिल्ली में जो व्यवस्था है, विकास है, वो भी होता रहे। यानी दिल्ली की जनता को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, रेवड़ी भी चाहिए और विकास भी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर बीजेपी आती है, तो इसका मतलब यह होगा दिल्ली में इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बारे में नहीं था, बल्कि यह चुनाव जो है यह असल में केजरीवाल वर्सेस केजरीवाल का ही चुनाव है। लोगों को यह तय करना था कि उन्हें दिल्ली में 12 वर्षों के बाद भी केजरीवाल चाहिए या केजरीवाल नहीं चाहिए। अगर आप धुरी देखें इस चुनाव की, तो इस चुनाव की धुरी में या इस चुनाव के नीचे आपको विकास का मुद्दा नहीं दिखाई देगा। इस चुनाव का मुद्दा एक ही है, केजरीवाल चाहिए या नहीं चाहिए। तो यह केजरीवाल का चुनाव है, यह केजरीवाल पर जनमत संग्रह है। दिल्ली के लोगों को यह तय करना है कि वो अगले 5 साल केजरीवाल के साथ रहना चाहते हैं या केजरीवाल के बिना रहना चाहते हैं। अगर आप एक कारण और एक मुद्दा दिल्ली का पूछें हमसे, तो मुद्दा यही है, केजरीवाल और नो केजरीवाल। और ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बार केजरीवाल को शायद खारिज कर दिया है। अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भी उसकी चुनौतियां कम नहीं होंगी। अब हम दूसरा सिनेरियो आपके सामने रख रहे हैं। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, पिछली बार की तरह 62 सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन मान लीजिए कि 35-36 सीटें लेकर किसी तरह से जीत जाते हैं, तो क्या यह इस बार बहुत आसान रहने वाला है? इस बार आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। और मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही है, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। और यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी घोटाले में नेताओं के साथ साथ एक पार्टी को ही आरोपी बना लिया गया है। और अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सभी आरोप सही साबित हो जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी और उसके सभी विधायकों की सदस्यता भी इसके बाद खारिज हो सकती है। इसलिए चुनाव जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की ये मुश्किलें कम से कम नहीं होने वाली हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि उनकी पार्टी इस समय आरोपी है। वो खुद आरोपी नहीं है, पार्टी ही आरोपी है। और अगर आम आदमी पार्टी इस बार जीत गई तो केजरीवाल दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने का एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल जीते या बीजेपी जीते, दिल्ली की जनता इतिहास तो बनाने ही वाली है। दोनों ही तरह से दिल्ली में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। केजरीवाल जीते तो 4 बार सरकार बनाने का नया इतिहास, नया रिकॉर्ड वो कायम कर देंगे। अगर बीजेपी जीती तो वर्ष 1998 के बाद दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी का यह वनवास खत्म होगा और बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को कैसा लगता होगा कि उन्होंने लगभग पूरा देश जीत लिया, 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत लिया, लेकिन वो भारत की राजधानी दिल्ली को नहीं जीत पाए। और अगर कांग्रेस इस बार भी शून्य पर ही सिमट गई तो यह भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार तीसरे चुनाव में 0 पर सिमट जाएगी। और इसलिए दिल्ली के नतीजों के बारे में इस बार राहुल गांधी के लिए भी काफी सारी सीख छिपी होंगी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पहले हरियाणा हारी, महाराष्ट्र हारी और अब दिल्ली में भी कांग्रेस दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी को यह सोचना होगा कि जिन मुद्दों की वो राजनीति कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो वीडियो के बाद एक वीडियोस बना रहे हैं,
वो मुद्दे उन्हें चुनावों में वोट क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो पूरे देश ने लगातार काफी समय से ये देश राहुल गांधी के वीडियोस देख रहा है। राहुल गांधी लगातार वीडियोस बना रहे हैं और देखिए, जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं तभी अरविंद केजरीवाल का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है और मैं आपको दिखाता हूं कि केजरीवाल जी ने क्या लिखा है। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का पोस्ट है एक्स पर और पढ़कर अब आपको सुनाता हूं केजरीवाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। मतलब उनका कहना है कि बीजेपी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं कि आप छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और सबको 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे करवाए ही इसीलिए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। अब से 26 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल ने यह लिखा है सोशल मीडिया पर और इसका मतलब यह है कि बीजेपी कह रही है, कुछ एजेंसियां एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं बीजेपी की, लेकिन बीजेपी हमारे ही उम्मीदवारों को फोन करके तोड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि 15-15 करोड़ रुपए ले लो और हमारे साथ आकर मिल जाओ ताकि बीजेपी सरकार बना ले। तो शनिवार का जो दिन है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। एग्जिट पोल्स ने इस चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया है और हम आपसे आज फिर से यह कहना चाहते हैं कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उस पर आपको आंख बंद करने की आवश्यकता, आंख बंद करके विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जिट पोल पहले गलत साबित हो चुके हैं कई बार, इस बार भी हो सकते हैं, सही होंगे गलत होंगे हम कह नहीं सकते। एग्जिट पोल्स को आप एक इशारा समझिए, अगर गलत भी साबित होते हैं तो एक मनोरंजन की तरह लीजिए और देखिए कि यह चुनाव कितना दिलचस्प हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी 8 सीट से सीधे 50 पर पहुंच जाएगी और क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी 62 सीटों से सीधे 20-25 सीटों पर पहुंच जाएगी? क्या यह संभव है? इस शनिवार को इस बात का जवाब पूरे देश को मिल जाएगा। तब तक हम विश्लेषण ही कर सकते हैं और वही हम आपके लिए आज कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल अगर जीत भी जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता उस क्रांति को तो कम से कम पूरी तरह से भूल चुकी है जिस क्रांति का नाम लेकर वो सक्रिय राजनीति में आए थे। और अगर वो हार जाते हैं तब तो आप समझ लीजिए कि ये बात पक्की ही है कि वो क्रांति बिना कोई नतीजा दिखाए पहले ही समाप्त हो गई। उस क्रांति की जो लौ है वो बुझ चुकी है। अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करेंगे जिन पर आज पूरे देश में बहस हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये तस्वीरें उन 104 भारतीयों की हैं जिन्हें अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भारत में अपने मिलिट्री प्लेन में बैठाकर वापस भेज दिया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि डिपोर्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और हाथों में भी हथकड़ी लगी हुई हैं इन लोगों के। अमेरिका का कहना है कि ये लोग इलीगल एलियंस थे जो अवैध तरीके से अमेरिका की सीमा में दाखिल हो गए थे। अमेरिका ने अपनी वायुसेना के जिस C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से इन लोगों को डिपोर्ट किया, उस विमान को टेक्सास राज्य से अमृतसर पहुंचने में लगभग 40 घंटे का समय लगा। इन 40 घंटों के दौरान भारत के सभी अवैध प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर रखा गया हवाई जहाज के अंदर। यह भी आरोप है कि उन्हें विमान में उनकी सीट से हिलने तक नहीं दिया गया और खाना खाने के लिए भी इन लोगों की हथकड़ियों को
खोला नहीं गया। बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने पहली बार किसी देश के अवैध प्रवासियों को इस तरह हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर अपने देश से बाहर निकाला है, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका में यह नियम है कि वहां जब भी किसी अवैध प्रवासी को हिरासत में लिया जाता है तो उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई जाती हैं। यह वहां का नियम है। ऐसा करने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना कि ये लोग हिरासत से कहीं फरार ना हो जाएं, और दूसरा, दुनिया को यह बताना कि अमेरिका इन्हें अपराधी मानता है। आज भारत के लिए अमेरिका से निकाले गए ये 104 लोग अवैध प्रवासी हैं, लेकिन अमेरिका इन्हें सिर्फ अवैध प्रवासी नहीं मानता, अमेरिका इन्हें अपराधी मानता है। तो हम इन्हें अवैध प्रवासी कह रहे हैं, अमेरिका इन्हें अपराधी कह रहा है, और वो कहता है कि ये गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों से घुसपैठ करके अमेरिका में पहुंचे हैं। अमेरिका ने मैक्सिको, ब्राजील, ग्वाटेमाला और यहां तक कि चीन के अवैध प्रवासियों को भी इसी तरह हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा है, और इसलिए यह कहना कि अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई सिर्फ भारत के लोगों के खिलाफ की है, यह बात गलत होगी। अमेरिका सभी देशों के अवैध प्रवासियों को ऐसे ही अपराधी मानकर उनके साथ ऐसा ही सलूक करता है, और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी आज समझ सकते हैं। ये तस्वीरें ब्राजील के उन अवैध प्रवासियों की हैं जिन्हें अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर उनके देश में वापस भेजा था, और यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है। ये जो घटना है ये पिछले महीने की 25 तारीख को हुई थी, यानी 25 जनवरी की घटना है। हालांकि भारत और ब्राजील में अंतर यह है कि ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इस दुर्व्यवहार को अपमानजनक बताया, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमारे लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। यहां आपको थोड़ी जानकारी कोलंबिया के बारे में भी हम देना चाहते हैं। अमेरिका पिछले हफ्ते कोलंबिया के भी 100 से ज्यादा लोगों को इसी तरह सैन्य विमानों से हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर उनके देश वापस भेजना चाहता था, लेकिन कोलंबिया की सरकार ने इसका विरोध किया और अमेरिका से कहा कि अगर वो उनके लोगों को हथकड़ी लगाकर कोलंबिया वापस लाएगा तो वहां की सरकार इन लोगों को स्वीकार ही नहीं करेगी। इस धमकी के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और कोलंबिया की सरकार खुद अपने 2 मिलिट्री विमानों को भेजकर अपने नागरिकों को वापस अपनी राजधानी बोगोटा लेकर आया। उन्होंने कहा कि आप नहीं भेज सकते, हम अपने विमान खुद भेजेंगे अमेरिका, और हमारा विमान जो है वो हमारे लोगों को बैठाकर वापस अपने देश लाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने अब तक की सबसे लंबी ये डिपोर्टेशन फ्लाइट भारत भेजी है। 40 घंटे की फ्लाइट थी। इस विमान में जो भारत के लोग थे, जो अवैध प्रवासी वहां पर थे, उनके साथ 40 घंटे क्या हुआ, अब आप खुद इन लोगों से इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनिए। हाँ जी, मेरे साथ 104 भारतीय थे, उनमें औरत भी थी, मर्द भी थे, अंडर एज बच्चे भी थे। अंडर एज बच्चों को नहीं लगाया हथकड़ी, पर उन लोगों ने एक बहुत ठेस पहुंचाई हमारे मन को। जो उन सरदारों की दस्तार उतारी ना, वो ज्यादा ठेस पहुंची हमारे को, पर उन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमें कैसे भेजा? एक क्रिमिनल जो जंजीरें डाली गई, वो क्या लीगल थी? हमारे हमने कोई क्राइम तो नहीं किया इंडिया में, एक क्रिमिनल थे हम। वहाँ भी नहीं किया, वहां भी कोई क्राइम नहीं, वहां भी हम के नाम उनकी शरण लेने गए थे, लीगली एंटर हुए थे, उनसे परमिशन ली थी, वो हमें बॉर्डर पे मिले थे, उन्होंने बोला था आप नीचे आ जाइए, आपको हम लेके जाएंगे। ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉट। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुना तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। है तो बहुत बुरा है। ऐसे तो कोई क्रिमिनल को भी नहीं करता जैसे हमारे साथ हो गया है। अपने आप को बहुत ऐसे फील हो रहा है भी ऐसा नहीं था होना चाहिए जो लोग करते हैं। वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। वो तो हमें रास्ते में आके
पता लगा, और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। पिछले हफ्ते जब अमेरिका ने ब्राजील के लोगों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया था, तब उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगाए थे। ब्राजील के लोगों का कहना था कि उनके साथ विमान में मारपीट हुई, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ, उन्हें खाना नहीं दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया, और जब विमान रिफ्यूलिंग के लिए रुका भी, तब भी उनकी हथकड़ियों को उस समय खोला नहीं गया। इन तस्वीरों में आप ये भी देख पाएंगे कि कई घंटे हथकड़ी और बेड़ियां पहनने के कारण इन लोगों के हाथ और पैर दोनों सूज गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों ने विमान में टॉयलेट जाने की भी इजाजत नहीं दी, ऐसा इनका आरोप है। इन बातों से आप समझ पाएंगे कि मानव अधिकारों का ढोंग करने वाले अमेरिका का असली चरित्र क्या है, क्योंकि हमारे देश के लोग भी और पूरी दुनिया के लोग मानव अधिकारों पर या दूसरी बातों पर सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले अमेरिका के पास ही जाते हैं। लेकिन अमेरिका क्या करता है, आप देख लीजिए। अब इस सवाल पर आते हैं कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के लिए अपनी वायुसेना के जिस C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया, यह उसने क्यों किया? क्यों उसने अपना एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा? अमेरिका का कानून यह कहता है कि सरकार निर्वासन के लिए चार्टर्ड प्लेन या कमर्शियल प्लेन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसमें सैन्य विमानों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। उनके कानून में यह नहीं लिखा है कि वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से छोड़कर आएंगे ऐसे लोगों को। लेकिन इस तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पिछले महीने से ही शुरू हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तब से यह शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आते ही अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की जिम्मेदारी अब अमेरिका की सेना को सौंप दी है। और इसी के तहत अमेरिका की वायुसेना के विमान अलग अलग देशों के अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस छोड़कर आ रहे हैं। अब यह जिम्मेदारी वहां की सेना पर छोड़ दी गई है। बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमान से अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट करने का खर्च 6 करोड़ रुपए है, जबकि अगर यही काम किसी चार्टर एयरक्राफ्ट या कमर्शियल प्लेन से किया जाता तो इसका खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आता। अमेरिका ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को भारत निर्वासित करने पर औसतन 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए हैं। और यह खर्च इतना है कि इसमें एक व्यक्ति की बिजनेस क्लास की या फर्स्ट क्लास की टिकट आ सकती थी। अमेरिका अपनी इस निर्वासन की प्रक्रिया पर इतना पैसा खर्च करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि अगर किसी देश के लोग वहां गैर कानूनी तरीके से आएंगे तो अमेरिका की सेना उस देश में अपना सैन्य विमान भेजकर इन लोगों को वापस वहां छोड़कर आएगी। सेना के विमान को किसी दूसरे देश की भूमि पर उतारना एक बहुत बड़ा संदेश होता है, और अमेरिका इस समय बिल्कुल यही कर रहा है, जिस पर कई देशों ने विरोध जताया है और इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ उन्होंने माना है। क्योंकि किसी देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उनके वायुसेना का अगर कोई विमान किसी दूसरे देश में जाकर लैंड करता है तो यह वहां की संप्रभुता को भी एक चुनौती है। इसीलिए ऐसे मामलों में अक्सर सिविलियन प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका, या आप ये कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बहुत सख्ती दिखा रहे हैं। यहां यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने सिर्फ भारत के लोगों को ही अपने सैन्य विमान से इस तरह नहीं भेजा है, बल्कि वो मैक्सिको, ब्राजील, पेरू और ग्वाटेमाला के अवैध प्रवासियों को भी ऐसे ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठाकर उनके देश छोड़कर आया है। अब जरा यह देखिए कि क्या पहली बार अमेरिका ने भारत के अवैध प्रवासियों को इस तरह अपने देश से बाहर निकाला है? तो इसका जवाब है नहीं। वर्ष 2009 से लेकर अब तक अमेरिका हर साल 500 से 2000 अवैध प्रवासियों को अपने देश से ऐसे ही भारत भेजता आ रहा है। 2009 से लेकर अब तक हर साल अमेरिका ये भेजता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, अमेरिका ये काम हर साल करता है। और ये डेटा जरा अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको मैं ये डेटा दिखाता हूं। इस डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2009 से लेकर
और 2025 तक अमेरिका ने हर साल कितने भारत के लोगों को वापस भेजा है। और आप देखेंगे इसमें पीक समय जो आपको दिखाई दे रहा है, 2019 में तो लगभग 2000 लोगों को अमेरिका ने वापस ऐसे ही भारत भेजा था। और आज संसद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भेजे गए भारतीयों के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और इन लोगों को यात्रा के दौरान टॉयलेट ब्रेक भी दिया गया था। इनकी बाकी चीजों का भी ध्यान रखा गया, किसी की तबीयत खराब हो जाए उसके लिए उन्हें उसके लिए मेडिकल असिस्टेंस भी दिया गया। यानी भारत सरकार को इसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. आज संसद भवन के परिसर में विपक्ष के सांसदों ने खुद हथकड़ियां पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार की वजह से अमेरिका ने भारत का अपमान किया है। संरक्षण की आवश्यकता एक मिनट बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थी जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? और ट्रंप का बाई बाई का रिलेशन है, सारे मोदी जी खुद बोलते हैं। और 56 इंच का चेस्ट का अपना जीना तान के चलते थे मोदी जी। इसका क्या हो गया? अभी एक हिंदुस्तानियों का साथ ऐसे व्यवहार कर रहा जा रहा है और ऐसे क्लियर कर रहा जा रहा है, ये चेंज बिठाया जा रहा है। इसके खिलाफ कोई भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा विपक्ष के नेता बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के लोगों का अपमान हुआ है, भारत का अपमान हुआ है और भारत सरकार को अपना खुद का प्लेन भेजना चाहिए था इन लोगों को वहां से वापस लाने के लिए। लेकिन आज हमारे भी कुछ सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारे लोग क्या भारत सरकार की इजाजत लेकर वहां पर गए थे? क्या भारत सरकार ने ये कहा था कि आप वहां गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर जाइए? क्या भारत की सरकार को इस बात की जानकारी थी कि ये लोग वहां पर जा रहे हैं? और भारत की सरकार जरूर अपने लोगों के लिए हवाई जहाज भेजती है उन्हें लाने के लिए, लेकिन उनके लिए भेजती है जो वैध नागरिक होते हैं,
जो कानूनी तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके लिए भेजती है। आपको याद होगा जब कभी कहीं युद्ध की स्थिति हो जाती है तो भारत की सरकार उन देशों में अपना विमान भेजकर वहां से लोगों को एयरलिफ्ट करती है। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है। आप देखिए जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो यूक्रेन में हमने अपने कितने सारे छात्रों को स्पेशल प्लेन भेजकर वहां से एयरलिफ्ट किया, उनके लिए सारा इंतजाम किया, क्योंकि ये सारे लोग कानूनी तरीके से वहां पर गए थे। इसी प्रकार से कोविड के समय भारत ने पूरी दुनिया में रह रहे भारतीयों को स्पेशल प्लेन भेजकर अपने देश वापस बुलाया था। लेकिन ये वो लोग थे जो कानूनी रूप से भारत सरकार से और उन देशों से वीजा लेकर, पासपोर्ट लेकर तब वहां पर गए थे। इसलिए भारत ने अपने प्लेन भेजकर इन्हें वहां से मंगवाया। बड़ी बात यह है कि जो लोग कानूनों को तोड़कर, पहले उन्होंने यहां का कानून तोड़ा, फिर वहां का कानून तोड़ा, और उन्हें वापस लाने के लिए प्लेन अगर भेजती है सरकार, ये प्लेन का पैसा कौन देगा? ये प्लेन का पैसा देंगे टैक्स पेयर, हमारे और आपके जेब से पैसा लेकर उन लोगों को वहां वापस लाने की बात हो रही है जो गैर कानूनी तरीके से वहां हैं और अमेरिका की सरकार की नजर में अपराधी हैं, और उनके लिए हम अपना पैसा खर्च करके उन्हें यहां पर बुलाएं, और ये पैसा इस देश की आम जनता का पैसा होगा। क्या यह सही है? आज बड़ा सवाल यह है कि भारत का अपमान किसकी वजह से हुआ है? क्या भारत की सरकार की वजह से हुआ है? क्या भारत का अपमान मोदी सरकार की वजह से हुआ है, या उन लोगों की वजह से हुआ जो अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए, जिन्होंने ना वीजा लिया ना पासपोर्ट लिया, चोरी चोरी किसी के घर में घुस रहे हैं? आप खुद सोचिए, अगर आप एक बहुत शानदार मकान में रहते हैं, आपके मकान में कुछ लोग रहना चाहते हैं, आपके जैसे लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, और वो चोरी से अगर आपके मकान में दाखिल हो जाएं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? अमेरिका ने जिन 104 भारत के लोगों को डिपोर्ट किया है, उनमें 48 तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से भी कम है, 13 नाबालिग बच्चे हैं, और इनमें भी एक बच्चा तो सिर्फ 4 साल का है। आप जरा सोच कर देखिए, ये कौन से परिवार हैं, ये कौन से लोग हैं जो अपने 4 साल के बच्चे को इतना जोखिम उठाकर, इतनी परेशानियों में डालकर, जंगलों से न जाने कितना पैदल चला चलाकर अवैध रूप से अमेरिका ले जा रहे थे। ये कौन से युवा हैं जो यहां काम नहीं करना चाहते लेकिन चोरी छिपे दूसरे देशों में जाना चाहते हैं? इससे पता चलता है कि जो युवा है या जो 30 से 40 वर्ष के शादीशुदा लोग भी हैं जो परिवार चला रहे हैं अपना, वो अवैध तरीके से अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। और ये लोग बेचारे नहीं हैं, ये लोग मजबूर नहीं हैं, ये लोग गरीब भी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाने के लिए कम से कम 40 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके वहां पर गए हैं। जिस व्यक्ति के पास आज 40 लाख रुपया है, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, क्या वो गरीब होगा? क्या आप उसे बेचारा कहेंगे? क्या आप उसे मजबूर कहेंगे? क्या आप ये मानेंगे कि उसके लिए भारत में सारे रास्ते बंद हो चुके थे और इसलिए वो मजबूरी में वहां गया? ये सारे आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं जिन्हें एनआरआई बनने का शौक है, और उस शौक को पूरा करने के लिए वहां पर अवैध रूप से अमेरिका में रहने के लिए ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका से भेजे गए लोगों में एक युवक का नाम है आकाश, और ये आकाश हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। आकाश ने डंकी रूट से, यानी अवैध तरीकों का इस्तेमाल करते करते, अलग अलग देशों से होते हुए, जंगल, पानी, न जाने क्या संघर्ष करते करते अमेरिका जाने के लिए 73 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसमें से 58 लाख रुपए इसने अपनी जमीन बेचकर लिए और 15 लाख रुपए का इसने लोन लिया। 73 लाख रुपए खर्च करने के बाद इस लड़के को किसी तरीके से कैसे अमेरिका जाना पड़ा। इसने वहां जब ये जा रहा था अलग अलग जंगलों से होते हुए, तो इसने खुद अपने मोबाइल फोन से कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आज हमें मिले हैं, और वो वीडियोस आज हम आपको दिखा सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें पनामा के खतरनाक जंगलों की हैं, जहां से गुजरते हुए ये लड़का और उसके जैसे दूसरे लोग भारी बारिश और कीचड़ में संघर्ष करते हुए अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जरा देखिए, कैसे ये लोग कई कई दिनों तक बारिश में भीगते हुए, पानी में रहते हुए, जंगलों में रहते हुए, छोटे छोटे बच्चे आपको इसमें नजर आएंगे, ताकि किसी तरह अमेरिका में एंट्री मिल जाए। और अमेरिका पहुंचने के सिर्फ 10 दिन के बाद ही वहां की सरकार ने
इस लड़के को पकड़ लिया और भारत वापस भेज दिया। ये तस्वीरें आप देखिए एक के बाद एक। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए और इन तस्वीरों को देखिए। कितना संघर्ष है, कितना जोखिम है, कितना रिस्क है। 50 लाख, 70 लाख, 1-1 करोड़ रुपए देने के बाद लोग इस तरह से, आप देखिए, अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कई कई दिनों तक, हफ्तों तक जंगलों में छुपते हैं। जंगलों से होते हुए पैदल के रास्ते अमेरिका की सीमा तक पहुंचते हैं। आप देखिए कीचड़ कितनी है, कितना पानी बरस रहा है और कैसे किस हालात में ये लोग हैं और इनके साथ बच्चे भी हैं। इसी तरह होशियारपुर के हरविंदर सिंह 42 लाख रुपए का लोन लेकर इसी तरह डंकी रूट से अमेरिका गए। पंजाब के प्रदीप सिंह 41 लाख रुपए लेकर अंबाला शहर से, जितेश 45 लाख रुपए लेकर, गुजरात का एक और परिवार 95 लाख रुपए खर्च करके डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा। पंजाब में डंकी शब्द का इस्तेमाल कूदते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है और जो लोग बिना वीजा और सही दस्तावेजों के घुसपैठ करके अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में पहुंचते हैं, उस रूट को डंकी रूट कहा जाता है। जैसे अगर किसी एजेंट ने लोगों को अमेरिका या कनाडा भेजने के लिए पैसा लिया तो वो पहले इन लोगों को भारत से दुबई भेजता है। दुबई से उन्हें लैटिन अमेरिका के किसी देश में भेजा जाता है जहां उन्हें आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। इन देशों में इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना और निकारागुआ जैसे देश है। यहां से लोगों को मैक्सिको ले जाया जाता है और मैक्सिको से बॉर्डर पार करके लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं। और इस डंकी रूट से अमेरिका जाने में 40 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। ये एजेंट्स लोगों को कहते हैं कि वो जितना पैसा देंगे उनका सफर उतना ही आसान होगा और उन्हें सफर में ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी। और लोग भी अमेरिका और कनाडा जाने के लिए आसानी से लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर किसी के पास इतना पैसा हो तो वो गरीब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल अपने देश में करते तो भारत में रहकर ही एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे और गर्व से सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ वीजा लेकर विदेश भी जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और ये सारे लोग लाखों रुपए खर्च करके चोरों की तरह, अपराधियों की तरह डंकी रूट से अमेरिका गए और इसके कारण अमेरिका में भारत की कितनी बेइज्जती हुई, भारत के लोगों की कितनी बेइज्जती हुई। भारत का अपमान सरकार ने नहीं कराया बल्कि भारत का अपमान इन लोगों ने कराया है जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए गैर कानूनी रास्ते को चुना, जिन्होंने कानून को तोड़ा और लाखों रुपए खर्च किए। जिन 104 लोगों को अमेरिका ने भेजा है उनमें 30 लोग पंजाब के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 33 गुजरात से हैं, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं और 2 चंडीगढ़ से हैं। तो ज्यादा जो लोग आ रहे हैं देखिए वो है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां से सबसे ज्यादा लोग हैं और इसमें पंजाब। अगर आप 3 राज्य देखें तो हरियाणा, पंजाब और गुजरात से सबसे ज्यादा लोग हैं। पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1 लाख लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की और इनमें भी 50% से ज्यादा लोग अकेले पंजाब और गुजरात से थे। पिछले साल जब ऐसे 100 अवैध प्रवासियों का इंटरव्यू हुआ तब उनका कहना था कि भारत में ना तो नौकरियां हैं, ना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ है और इसी वजह से वो इतना जोखिम उठाकर अमेरिका और कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी सरकारों को भी ये जरूर सोचना होगा, इसका एक दूसरा एंगल भी है। हमारी सरकारों को यह सोचना होगा कि वो इस देश के नागरिकों को आज कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल दे रहे हैं और ये लोग अगर यहां रुक भी जाते हैं तो इनके पास क्या वही लाइफस्टाइल हो सकता है जिसका ये सपना देखते हैं। कड़वा सच ये है कि हमारे देश में आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपको एक अच्छी जिंदगी तब भी नहीं मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ तब भी नहीं मिलेगा। अगर आप आज भारत में हर साल 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं तो 30% आपका इनकम टैक्स में निकल जाएगा और इसके बाद भी आपको ना तो कभी साफ हवा मिलेगी, ना साफ पानी मिलेगा, ना अच्छी सड़कें मिलेंगी, ना उस 30% टैक्स के बदले आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा पाएंगे और ना ही आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पाएंगे। और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इतना पैसा कमाने के बाद भी
वो भी ऐसा रहेगा कि आप बार बार सोचेंगे कि मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी आखिर कर क्या रहा हूं। अगर आप अमेरिका से निकाले गए इन लोगों के दर्द और कर्ज की कहानी अगर आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपमान किसके कारण हुआ है। और आज आप पहले अब इनकी और इनके परिवार की कहानी देखिए। चलो मगर जमीन तो है एक बार दे पीछे सेटल हो जाता फिर ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। कितने पैसे लग गए सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर ऊपर की गेम है, फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैले $डॉलर दिए थे इसको। नहीं मेरी जी एजेंट ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਡੋਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ देते 45 लाख। कहानियां लंबी हैं, दर्द बड़ा है और समय कम है। ये कहानी हम आपको शायद अगर कल समय रहा तो आपको कल फिर से सुनाएंगे, जो आज नहीं सुना पाए क्योंकि आज समय खत्म हो गया। अगर किसी के साथ आपकी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है तो खुद को बुरा बनाकर कहानी से निकल जाइए।